तो हेलो वेलकम गाइस। एक बार फिर से इसकी एक और नई डिटेल में हम आते हैं। आज जो मैं इसके बारे में बताना जा रहा हूँ, मैं इस जहाज़ के रियल स्टोरी के बारे में बताना जा रहा हूँ। जो असल में इसकी रियल स्टोरी थी क्या, जहाँ तक मुझे पता पड़ा है, मैं आज उसी के बारे में आपको बताऊँगा। और बहुत से लोग इस शिप के बारे में जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं शिप के बारे में कि ये शिप क्या था, टाइटैनिक। कहाँ से इसका नाम हुआ और किसने इसे बनाया था, कौन सी कंपनी ने इसे बनाया था, कब बनाया था। तो आज मैं थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। तो गाइस, ये जो शिप था, ये तो खैर मॉडल है, बिल्कुल उसी का एक छोटा सा मॉडल है ये 4 फीट का। तो ये भी मैंने बड़े जहाज़ के आधार पर ही बनाया है। मेरी कोशिश हमेशा शुरू से यही रही थी कि इस मॉडल को बनाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतनी इसमें जेन्युइनिटी आए, रियलिटी आए। तो इसकी रियलिटी यही है कि इसका जो असली जहाज़ जो था वो 14 अप्रैल 1912 में तैयार हुआ था। और उस दौर में ये बहुत कम पैसों में तैयार हुआ था। एग्जैक्ट रुपीस तो मुझे नहीं मालूम समय कितने का हुआ, क्योंकि ये 14 अप्रैल 1912 तो खैर इसकी वो डेट थी जिसमें ये डूबा था, लेकिन उससे पहले ये तैयार हो चुका था। करीब 1910 के आसपास में ये बन गया था। इस पर काम चल रहा था थोड़ा बहुत। और इसमें कि ये कुछ जहाज़ थे, जैसे कि जो सबसे फेमस जहाज़ रहे हैं, जैसे कि ब्रिटानिक, ओलंपिक क्लास लाइनर और ये टाइटैनिक। लेकिन ये सारे अलग अलग उसमें थे, सबके अलग अलग काम थे। टाइटैनिक जो था वो एक उस दौर का सबसे शानदार आलीशान क्रूज शिप था। और ओलंपिक क्लास लाइनर जो था वो सेना में यूज़ किया जाता था। सेना में इसको ज़्यादातर इस्तेमाल में लिया। सेना में काफ़ी वक्त तक इसका इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद जो ब्रिटानिक जहाज़ जो था, ब्रिटानिक भी एक चलता फिरता अस्पताल था पानी के ऊपर। और इसको बनाने वाले, इन जहाज़ों को बनाने वाली जो कंपनी थी वो वाइट स्टार लाइन थी। वाइट स्टार लाइन कंपनी ने इन जहाज़ों को बनाया था। और इनका जो कैप्टन था वो भी एक ही कैप्टन था, जो वक्त वक्त के हिसाब से उन्हें अलग अलग जहाज़ों पर शिफ्ट किया गया था। ओलंपिक और ब्रिटानिक और उसके बाद में टाइटैनिक। इसके जो कप्तान जो थे, कैप्टन जो थे, मिस्टर स्मिथ, तो उन्होंने ही इसे ऑपरेट किया था। तो वही इसको देखा करते थे। और जहाज़ जब ये अपनी लॉन्च के उसमें आया था तो इस पर करीब 2500 लोग थे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही 2500 लोगों की थी। इस जहाज़ को बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनाया गया था। और इसे उस दौर में ये भी कहा गया था कि ये कभी ना डूब सकने वाला जहाज़ है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि लोग का ये मानना है कि जो इस पर लाइन कही गई थी कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता, तो लोगों ने इसको थोड़ा सा अपने वे में, थोड़ा इसको आउट ऑफ वर्ड थोड़ा समझा, जैसे कि खुदा को चैलेंज करना या भगवान को चैलेंज करने वाली बात हो गई। उनके कहने का मतलब यहाँ पे ये था, कभी ना डूब सकने वाला जहाज़। ये कभी ना डूब सकने वाला जहाज़ का मतलब ये था क्योंकि इसको इसी तैयारी के हिसाब से बनाया गया था। अब खैर कुदरत की शक्ति के आगे तो आप कुछ भी कर लो, आप बेबस और लाचार ही हैं। लेकिन ये जो जहाज़ था, इसको क्या नाम है, कभी ना डूब सकने वाला जहाज़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें करीब 6 कंपार्टमेंट बनाए गए थे। स्टार्टिंग की साइड में यहाँ, 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 इस तरह करके करीब 6 कंपार्टमेंट थे। तो बस थोड़ी सी एक लापरवाही की वजह से ये जहाज़ डूबा था, क्योंकि 6 कंपार्टमेंट जो थे, 6 कंपार्टमेंट का काम ये था, अगर जहाज़ की कभी सामने से कभी टक्कर होती है तो उसके जितने हिस्से में पानी उसमें भरेगा, पानी जब तक भरेगा तो उसका वो सेक्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो सेक्शन ही ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ऐसे 6 सेक्शन थे इस जहाज़ के अंदर। जब वो सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो जहाज़ को कुछ वक्त मिल जाएगा कि वो जहाँ पर भी अभी है, ये समुद्री यात्रा कर रहा है अपनी, तो वहाँ से बाहर निकल सके। तो बाहर निकलने का उसे इतना मौका मिल जाता। लेकिन हुआ क्या था, जब ये जहाज़ चल रहा था, अपनी यात्रा में था, तो आगे इसे एक जहाज़ मिला था, कारपेथिया। तो कारपेथिया जहाज़ ने
इनसे कमिटमेंट करा था। कमिटमेंट क्या करा था, मतलब इनको एक वार्निंग दी थी कि आगे शिप को ले जाना ठीक नहीं है, आगे आप वहाँ से ना जाके आप कोई और रूट पकड़ लीजिए, आप वहाँ से जा सकते हैं। क्योंकि आगे इसलिए जाने के लिए मना करा था क्योंकि आगे बर्फ़ की जो चट्टानें होती हैं जिन्हें आइसबर्ग बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी में हिम शिलाखंड बोलते हैं जिन्हें, तो वो आगे तैर रहे थे। लेकिन इन लोगों को इन्होंने इग्नोर करके, बात को थोड़ा सा इग्नोर किया, लापरवाही यहाँ दिखा दी अपनी। तो लापरवाही दिखाने की वजह से इन्होंने जहाज़ को आगे लेकर गए, और काफ़ी तेज़ स्पीड में ये जहाज़ था क्योंकि इनके कैप्टन ने जहाज़ को पूरी स्पीड में चलाने के आदेश दे दिए कि जहाज़ को इसकी पूरी रफ्तार से दौड़ाया जाए। अब आगे होता क्या है, क्योंकि जब रात का वक्त हुआ, रात के वक्त में उस रात चांद नहीं निकला था, सिर्फ तारों की रोशनी ही थी, और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, और क्या नाम है, तो बस ये कुछ अंदाज़ा, कुछ जितनी इनकी टेक्नोलॉजी थी, जितना इनका ज्ञान था, कुछ उस चीज़ से इन लोगों ने अनुमान लगा के ये अपना काम कर रहे थे। अब आगे होता क्या है, आगे एक पिलर होता है यहाँ की साइड में। यहाँ जो पिलर जो होता है आगे, कैप्टन रूम से भी समुद्र पे नज़र रखी जाती है, और आगे ऊंचाई से उस चीज़ पे नज़र रखी जाती है, सामने कोई चीज़ तो नहीं है, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, तो वो लोग खबर देते थे। तो जब रोशनी ना होने की वजह से तारों की रोशनी के ज़रिए ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तो हुआ ये था कि इन्हें काफ़ी पास में इन्हें बर्फ़ की चट्टान दिखाई दी, जो इधर पिलर के ऊपर जो एक बास्केट बना हुआ था, उस बास्केट में जो लोग होते हैं, 2 लोग करीब थे उसमें। तो उन लोगों ने देखा, तो उन्होंने इसको गाइड की नहीं, मतलब मैसेज भेजा वहाँ पे कि आगे टक्कर होने के चांसेस हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके जहाज़ को मोड़ने की वो करें। तो जब मैसेज गया, जहाज़ को मोड़ने के लिए जब तैयारी करी जा रही थी, अब जहाज़ एकदम से तो नहीं मोड़ सकता था क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी करीब का था। अब उसमें होता क्या है कि जहाज़ के कैप्टन ने शायद, हाँ, जहाज़ के कैप्टन ने ही जहाज़ के प्रोपेलर को उल्टा चलाने की क्या नाम है, ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि जहाज़ के प्रोपेलर को उल्टा चलाओ। इससे होता ये है कि स्पीड कम हो जाती है, आज की टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है। और प्रोपेलर यहाँ पे लगे होते हैं, इसमें 3 प्रोपेलर है, यहाँ की साइड में, यहाँ की साइड में, और एक उधर साइड में। तो उन लोगों ने जहाज़ के प्रोपेलर को उल्टा चलाना शुरू करा, जिससे स्पीड तो थोड़ी कम हुई, और उन्हें काटने का, जहाज़ का रुख काटने में भी काफ़ी थोड़ा सा सपोर्ट हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कट पाया, जिसकी वजह से यहाँ से जो टक्कर होनी शुरू हुई है, वो इसको क्रैश करती करती जो कंपार्टमेंट जो बना हुआ था, कंपार्टमेंट तक इसमें एक बड़ी दरार आ गई, जिसकी वजह से पानी भरने लग गया। अब लास्ट कंपार्टमेंट जो था, लास्ट कंपार्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने की वजह, पानी तो यहीं तक ब्लॉक हो गया इनका, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वज़न, इंजन का वज़न भी अच्छा खासा एक चीज़ होती है। अब पूरे जहाज़ में वज़न को डिवाइड किया हुआ था, तो इसका कुछ पार्ट भारी भी था, कुछ पार्ट पहले वाले से हल्का भी था। तो हुआ ये कि यहाँ तक तो पानी भर गया, और जब पानी भर गया इसमें, तो पहले अगला हिस्सा इसका डूबने लगा हल्के हल्के करके। जब ये अगला हिस्सा डूबने लगा था जहाज़ का, तो एक वक्त आया था इसमें जिसमें ये जहाज़ बिल्कुल उल्टा खड़ा हो गया था। जैसे कि ये सेक्शन तो पूरा डूब गया था, यहाँ से ये जहाज़ उल्टा खड़ा हो गया था, यानी कि पिछला हिस्सा बिल्कुल ऊपर आ गया। अब इसमें वज़न होने की वजह से हुआ क्या, जहाज़ के बिल्कुल बीच में क्रैक पड़ा। जब वो क्रैक इसमें पड़ा तो जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट गया। वाव सेक्शन जो था वो पानी के अंदर चला गया, ये वाला वाव सेक्शन था, ये पानी के अंदर चला गया। लेकिन इसका सामने का हिस्सा एरोडायनेमिक जो था, तो वो पानी को काट के आसानी से अंदर चला गया, जो आज भी प्रिजर्व है वैसा का वैसा। लेकिन स्टर्न का जो सेक्शन था, जो इसका पिछला हिस्सा था, वो इतना डेवलप नहीं था, क्योंकि स्टर्न का तो खैर हिसाब बहुत अलग था। तो जब ये पानी के अंदर गया तो ये आधा हिस्सा टूट गया, तो ये राउंड करता हुआ उसके अंदर गया। जब ये नीचे गया है, नीचे जाके ये एकदम तेज़ी से ये नीचे जाके बैठा है, जिसमें इसकी जो बिल्डिंगें थी, जो फ्लोर बने हुए थे, ये सब एक के ऊपर एक धंस गए, जिसकी वजह से अगर आज भी इसकी, अगर आप फुटेज देखेंगे गूगल पे या यूट्यूब पर, इसकी वीडियो चेक करेंगे, तो आपको इसकी क्या नाम है, पिछले हिस्से की क्या हालत हो चुकी है, तो वो आपको दिखाई देगा। और जब ये जहाज़ नीचे समुद्र में चला गया था, तो इसका जो भी सामान था वो कई किलोमीटर दूर दूर तक फैला हुआ था, और इसमें बहुत सी चीज़ें थी। कैप्टन का बाथ टब, जो कैप्टन रूम में बाथ टब था, वो आज के वक्त में डिज़ोल्व हो गया,
और क्या नाम है, इंसानों की जो बोन्स हैं आज तक इसमें बोन्स नहीं मिली, क्योंकि जहाज़ खुद 1985 में इसको तलाशा गया था पानी में दोबारा से। तो हड्डियाँ तो उनकी ज़ाहिर सी बात है डिज़ोल्व हो गई। अब कुछ सामान जो था उनका वो निकाला गया है और इसके म्यूज़ियम में है। कुछ टाइटैनिक का पार्ट भी हैं जो टाइटैनिक म्यूज़ियम के अंदर प्रिजर्व हैं। आज भी लोग जाते हैं, देखते हैं एग्जीबिशन को। लेकिन वाकई में ये घटना एक ऐसी घटना थी जिसे दुनिया, आज के दौर के लोग भी अगर देख लें तो उस दौर का अगर मंजर अगर ध्यान करें तो एक खौफ भी आता है थोड़ा सा कि बीच समुंदर में कोई सपोर्ट नहीं किसी तरह की, कोई दूर दूर तक आपकी सुनने वाला नहीं, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। क्योंकि इंसान वहाँ पे खुद को फील करता है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं क्या कर सकता था वहाँ पे। और इस जहाज़ के ऊपर लाइफ बोट भी नहीं थी, जो कि इधर के हिस्से में लाइफ बोट रखी हुई थी, 4 इधर थी, 4 इधर थी, ऐसी 4 उधर 4 उधर और एक इधर और एक इसकी जस्ट पीछे, यानी कि 18 लाइफ बोट्स थी। लाइफ बोट्स भी पूरी नहीं थी इसमें। तो कुछ लाइफ बोट्स की कमी की वजह से भी लोग इसमें मारे गए थे। इस पर करीब 2500-2400 यात्री करीब सवार थे, जिसमें ज़्यादातर तो पानी में ठंड की वजह से जिनकी मौतें हो गई, तो ठंड में डूबने की वजह से, ठंड में हाइपोथर्मिया हो गया, हाइपोथर्मिया की वजह से वो सब वहीं ठंड में मारे गए। और जो बचा लिए गए वो आज भी अभी तक थे। अब को मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अब शायद उसमें का कोई भी, उस दौर का कोई भी इंसान अब जिंदा होगा, क्योंकि जो लोग अभी तक ज़िंदा थे वो खुद गोद में मुश्किल से 2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे ही थे, कोई ज़्यादा उम्र के लोग नहीं थे वो। तो इसकी कहानी है, एक मशहूर साइंटिस्ट भी थे, वो भी इसके अंदर एक इसी हादसे में मारे गए थे, क्योंकि उनकी कोई टेक्नोलॉजी थी आने वाली थी। मैं उनका नाम भूल गया, मैंने एक ही बार उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उनके बारे में ही मैं बताऊंगा। तो वो भी इसी जहाज़ के हादसे में चले गए थे। और कहानी जो जैक और रोज़ की जो कहानी है, वो कहानी की जो स्टोरी है, स्टोरी उसकी रियल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ ये था कि 3rd क्लास पैसेंजर था जैक डॉसन, उसका पूरा नाम तो खैर अलग ही हिसाब से था, तो उसका नाम लेके, और एक जो इसमें क्या नाम है 1st क्लास की पैसेंजर जो थी, जो रोज़ डॉसन के नाम से जो बोला जाता था, जिसको उसका असल में रोज़, उसका नाम पूरा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। तो इन दोनों के ऊपर बनाई गई थी, क्योंकि उस दौर की वो जो थी वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, जो रोज़ डॉसन जो थी। लेकिन लव स्टोरी का ऐसा कोई सीन नहीं था। इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने जैक और लव की स्टोरी बनाई और इसमें बनाया इसको। आज भी इसको कोशिश कर रहे हैं चाइना में भी कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा चालू किया जाए, लेकिन कुछ कंडीशनें हैं जिसकी वजह से ये जहाज़ का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उसका भी कुछ एक लीक वीडियो पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से कहीं पर, वीडियो तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं जो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी टाइटैनिक की, क्योंकि इसे तो वो वाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। और आज के दौर में जो वही टाइटैनिक बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वो ब्लू स्टार लाइन कंपनी है कोई, वो इसे बना रही है। तो देखते हैं क्या होता है। रिपोर्टें तो यही बताती कि 2024 में आ जाएगा, 2024 में तैयार हो जाएगा जहाज़ वो। और कोशिश भी ये करी जा रही कि सब कुछ हुबहू बिल्कुल वैसा ही हो जैसा असली टाइटैनिक में था, और किसी तरह की जो कमियाँ जो थी, कमी एक भी ना हो इसमें। हर चीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी रहे। जो कमियाँ थी उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो वीडियो में तो फ़िलहाल अभी यही है, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंडिया में ये पहला हैंडमेड टाइटैनिक शिप है। मेरे जैसे और भी बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जो कि अपने अंदर एक अच्छा हुनर छुपाए हुए हैं, और मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं, उनकी भी वीडियो मैं देखता हूँ और रेस्पेक्ट है उन लोगों को। लेकिन बस वही है कि हिंदुस्तान में उन लोगों के हुनर की कदर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो भी क्रिएटर हैं, क्राफ्टिंग का काम करते हैं, या जो भी ही काम करते हैं एक से बढ़ के, उनके बारे में सरकार सोचे और इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करे। इससे हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा। और जो भी इसकी रैंकिंग डाउन है, अब रैंकिंग ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली भारत की रैंकिंग ऊपर जाएगी, तो अगर इनके हुनर को भी अगर आगे रखा जाए तो उसके ज़रिए भी भारत की रैंकिंग को ऊपर लाया जा सकता है, क्योंकि हुनरदार लोगों की ज़रूरत हर जगह है। तो बस यही है कि चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो भी मन में किसी भी तरह की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ दीजिए, मैं देखूँगा और उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल बस मेरे पास में इतना ही है टॉपिक, और आगे जैसे सामान मेरे पास में आएगा और सामान जब मैं लाऊंगा तो मैं इसे पूरा करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी मेरे पास साथ चल रही है। तो इस वजह से मैं कुछ थोड़ा बहुत सामान भी 10 रुपए का चार्ट पेपर भी नहीं ला सकता इस वक्त में। तो इसलिए कंडीशन है, हालात हैं मेरे थोड़े से अभी ख़राब, कि मैं 10 रुपये भी अभी मेरे पास में नहीं है कि 10 रुपये में चार्ट पेपर भी लेकर आऊँ। कोई नहीं, हर चीज़ एक दिन एक जैसी नहीं रहती, हर चीज़ बदलती है, आगे बदलेगी। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए बाय बाय।